हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे चैनल इंडियंस बायोलॉजी हब में। आज हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर के बॉटनी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर को देखने वाले हैं। जो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक पेपर तैयार किया गया है आप सभी लोगों के लिए, जो कि एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, तो उन्हीं के लिए सारे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को हम लोग। देखिए, आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं वो अधिकांशतः ऐसे होते हैं जो रिपीटेटिव क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि नई एजुकेशन पॉलिसी में लगातार इम्पॉर्टेंस उनको दी जा रही है, उन्हीं के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो हमारा पेपर है, एग्ज़ाम है, वो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट नोट की फॉर्म में पूछा जाना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, पहला क्वेश्चन है कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के घटक कौन कौन से हैं, वर्गीकरण के घटक कौन कौन से हैं, इसके बारे में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें आपको इस आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है टैक्सोनॉमी की स्पीसीज का, नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, नोमेनक्लेचर के साथ उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, इसके साथ साथ टैक्सोनॉमी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उसके उद्देश्य हैं और उसके एम्स क्या क्या हैं। इन सारी बातों के बारे में अगर आप बताते हैं इस क्वेश्चन के अंतर्गत, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो सेकंड क्वेश्चन रखा गया है बॉटेनिकल गार्डन्स के बारे में। आप लोग जानते हैं, अगर आपने बी एस 12th में पढ़ा होगा, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखा होगा, और जो बॉटेनिकल गार्डन का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस टॉपिक माना जाता है। ये टॉपिक जो है अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। कभी कभी बॉटेनिकल गार्डन्स के बारे में पूछा जाता है और उसके साथ साथ पूछ लिया जाता है कि आप 2 या 3 बॉटेनिकल गार्डन्स के बारे में डिस्कस कीजिए जो कि इंडिया में बहुत ही फेमस हैं, या फिर बॉटेनिकल गार्डन के बारे में बताइए और कुछ फॉरेन कंट्रीज में पाए जाने वाले बॉटेनिकल गार्डन्स के बारे में बताइए। तो अगर आपसे बॉटेनिकल गार्डन के बारे में पूछा जाता है तो आप बॉटेनिकल गार्डन के बारे में बताएंगे। उसके बाद में अगर कॉमन रूप से यही पूछा जाता है कि इंडिया में कुछ ऐसे फेमस जो बॉटेनिकल गार्डन्स हैं उनके बारे में बताइए, तो आप लोग इंडियन बॉटेनिकल गार्डन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, जो कि कोलकाता में स्थित है। शिवपुर नाम की एक जगह है, वहाँ पर ये बॉटेनिकल गार्डन स्थित है। इसके अलावा नेशनल बॉटेनिकल गार्डन है जो कि लखनऊ में स्थापित किया गया है। लायड बॉटेनिकल गार्डन है जो कि आपका दार्जिलिंग में स्थापित किया गया है। और बहुत सारे ऐसे बॉटेनिकल गार्डन्स हैं। चूँकि आप लोग 3 बॉटेनिकल गार्डन्स यहाँ पर मुख्य रूप से तैयार करेंगे, जो कि आपके इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही खास हो जाते हैं। इसके अलावा आप लोग जो फॉरेन कंट्री में पाए जाने वाले जो बॉटेनिकल गार्डन्स हैं, उनमें रॉयल बॉटेनिकल गार्डन यूएसए में पाया जाता है, एक बॉटेनिकल गार्डन न्यूयॉर्क में पाया जाता है बॉटेनिकल गार्डन, एक कैम्ब्रिज जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर पाया जाने वाला एक बॉटेनिकल गार्डन है। तो इन बॉटेनिकल गार्डन्स में अगर आप फॉरेन कंट्री में पाए जाने वाले बॉटेनिकल गार्डन्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर हो सकता है। इसके अलावा इस यूनिट के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे, इसमें जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और आईसीबीएन, ये दोनों टॉपिक सिमिलर भी हैं, अलग भी कह सकते हैं। सिमिलर कैसे हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति में किसी भी प्लांट स्पीसीज को या किसी प्लांट को एक खास प्रकार का नाम दिया जाता है। इसी बारे में जो द्विनाम पद्धति है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, इसके बारे में बताया गया है। और आईसीबीएन, आईसीबीएन जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, ये एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत सारे देशों, बहुत सारी कंट्रीज के लिए एक्टिव फॉर्म में वर्क करती है। इसमें क्या होता है, इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, मोटिव क्या था? क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में पाई जाने वाली जो प्लांट्स थे उनको अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से बुलाया जा रहा था। लेकिन लोग बॉटनिस्ट जो थे उन्होंने सोचा कि ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए जिससे कि किसी प्लांट को हम लोग पूरे कंट्री में, पूरे देश में, पूरे ब्रह्मांड में एक ही नाम से बुलाएं और वो नाम समान होना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे जो वैज्ञानिक थे, लिनियस साहब थे, एपी डिकंडोले साहब थे, कई सारे अन्य साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने पेरिस में एक एग्रीमेंट हुआ था, वहाँ पर बैठकर इन्होंने
ICBN नाम की संस्था को बनाया और इसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारे प्लांट का जो नोमेनक्लेचर है, बहुत सारी अन्य कंपोनेंट्स के ऊपर बात की गई थी। तो इसको अगर आप तैयार करते हैं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और खास हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो आपकी सेकेंड यूनिट है उसमें एक क्लासिफिकेशन पढ़ना है, क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स का क्लासिफिकेशन सिस्टम कई तरह से दिया गया है। यहाँ पर आपको जो पढ़ना है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रकार का क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो कि इंडिया में और बहुत सारी अन्य फॉरेन कंट्रीज में बॉटेनिकल गार्डन्स को डिजाइन करने के लिए, हर्बेरियम सीड्स को डिजाइन करने के लिए और अन्य प्रकार की जो एक्टिविटीज होती हैं उनको डिजाइन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो जो बेंथम एंड हुकर साहब ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो जो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, उसको आप लोग तैयार करिएगा। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ अन्य क्लासिफिकेशन सिस्टम हैं जिसमें हम लोग फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को जानते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को जानते हैं। इसके अलावा एक अन्य कुछ बुक्स में दिया गया है फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आप बेंथम हुकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम को तैयार करेंगे जिसको हम लोग नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो आप फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को तैयार कर लें। आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन है उसको भी तैयार कर सकते हैं, वो कभी कभी एग्जाम में शॉर्ट नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसी यूनिट के अंतर्गत एक क्वेश्चन आता है टैक्सोनॉमिक एविडेंसेस, यानी कि वर्गीकी के कुछ प्रमाण मिले हैं। कौन कौन से प्रमाण मिले हैं? बहुत सारे प्रमाण आपके एग्जाम में आपके सिलेबस में रखे गए हैं। उनमें से एम्ब्रियोलॉजी को लेकर और साइटोलॉजी को लेकर कुछ प्रमाण हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है भ्रूण विज्ञान। भ्रूण विज्ञान में कुछ ऐसी समानताएं पाई गई जो कि टैक्सोनॉमी के लेवल पर हमको बहुत सारे एविडेंसेस को रिप्रेजेंट करती हैं। साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ पर भी कोशिका के नेचर में उसके अंदर पाए जाने वाले जो घटक होते हैं उनके बेस पर बहुत सारे एविडेंसेस हमको टैक्सोनॉमी में प्राप्त होते हैं। तो ये जो आपके एविडेंसेस हैं उनके बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट ईयर शायद इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इसको तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी तीसरी और चौथी जो यूनिट है वो मुख्य रूप से फैमिलीज के बारे में है। फैमिलीज में अगर आप लोग फैमिलीज में मालवेशी फैमिली को, कुकुरबिटेसी फैमिली को, पोएसी फैमिली को और जो है सोलेनेसी फैमिली को तैयार करते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि इस तीसरी और चौथी यूनिट में बहुत सारी फैमिलीज को रखा गया है और अलग अलग टाइम पर इसके बारे में पूछा जाता रहा है। तो जो सबसे फेमस फैमिलीज हैं जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है उन्हीं को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। फैमिलीज का जब क्वेश्चन आता है तो आपको उसके बारे में क्या क्या लिखना होता है, ये बहुत खास बात होती है। फैमिलीज में सबसे पहले आपको बताना होता है फैमिलीज के बारे में कि फैमिली जो है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको बात करनी होती है, उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में और उसके फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करनी होती है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में आपको रूट, स्टेम और लीफ के बारे में बताना होता है और जो फ्लोरल कैरेक्टर्स होते हैं उसमें आपको इन्फ्लोरिसेंस के बारे में बताना होता है, फ्लावर के बारे में बताना होता है, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम के बारे में बताना होता है। इसके अलावा फ्रूट कैसे हैं उस फैमिली में, उसमें सीड कैसे बन रहे हैं, इवन उसमें जो है फ्लोरल फार्मूला कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बतानी होती हैं। इसके साथ ही साथ उसी में आपको इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी उस फैमिली का लिखना होता है। ये सारी चीज़ें अगर आप किसी फैमिली के बारे में बताएंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बन जाएगा और आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे, एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है, ब्रीफ आइडिया अबाउट फेनेटिक्स एंड क्लेडिस्टिक्स। फेनेटिक्स और क्लेडिस्टिक्स को आपके पांचवी जो यूनिट है उसमें रखा गया है। ये दोनों एक प्रकार के क्लासिफिकेशन के टाइप होते हैं। फेनेटिक्स का मतलब हो गया, फेनेटिक्स आप लोग जानते हैं फिनोटाइप, जिसको हम लोग देखकर पहचान सकें उसकी मार्फोलॉजी के बेस पर, यानी कि उसका आकार कैसा है और उसकी आकृति के आधार पर
जो वर्गीकरण किया जाता है उसी में हम लोग फेनेटिक्स के कुछ क्राइटेरियाज को डिस्कस करते हैं। अगर आप उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। क्लेडिस्टिक्स में क्या होता है, हम लोग मुख्य रूप से क्या करते हैं, ये एक प्रकार का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है और इस सिस्टम में एंसेस्टर्स के आधार पर ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया है। इसको समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एमएससी में भी इस टॉपिक को रखा गया है जो कि आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी जो अगली यूनिट है, इसकी जो अगली यूनिट है, आपकी छठी जो यूनिट है, वहाँ पर एक टॉपिक है डिजिटल टैक्सोनॉमी, जिसको ई फ्लोरा के नाम से भी जाना जाता है। ई फ्लोरा का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरा। इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरा का मतलब होता है ये एक जो है ऑनलाइन एक संसाधन होता है, डिवाइस एक होती है, जिसमें क्या होता है, ये डिफरेंट प्रकार की जो साइट्स होती हैं, वेबसाइट्स, आप लोग साइट्स सुनते होंगे जिस पे आप डिफरेंट टाइप के कंटेंट को सर्च करते हैं। वहाँ पर इस प्रकार की जो ई फ्लोरा की साइट्स होती हैं, वहाँ पर बहुत प्लांट्स के बारे में जानकारी दी हुई रखी होती है, बहुत प्लांट्स के बारे में ब्रीफ आइडिया दिया हुआ होता है। और ये जो ई साइट्स होती हैं या जो ई फ्लोरा होता है, ये हर महाद्वीप में हर डिफरेंट टाइप के जो आर्चीपिलागोज हैं, उनकी जो कंट्रीज हैं, उनका एक डाटा तैयार किया जाता है। और ये जो डाटा होता है अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग साइट्स के ऊपर कंट्री वाइज ये तैयार किया जाता है। जैसे मान लीजिए भारत में कोई फ्लोरा है तो उसका एक ई फ्लोरा के अंतर्गत एक लिस्ट तैयार की जाएगी। तो इस तरीके की एक साइट्स बनाई जाती है, अलग अलग प्रकार की साइट्स जो होती हैं। तो इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये टॉपिक है जीआईएस मैपिंग। जीआईएस मैपिंग क्या होता है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है आप लोग जानते हैं, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस, यानी कि भौगोलिक एरिया के बेस पर जियोग्राफिकल जो एरियाज हैं डिफरेंट टाइप के, आप लोग जानते हैं इतनी बड़ी डाइवर्सिफाइड कंडीशंस हैं भारत में और उसमें इतने प्रकार के भौगोलिक एरियाज हैं। अगर आपको किसी भौगोलिक एरिया की जानकारी प्राप्त करनी है, आपको जानना है किसी इंडिविजुअल प्रकार के भौगोलिक एरिया में किस प्रकार की कंडीशन है, वहाँ का सॉइल कैसा है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, तो आप लोग इस टेक्निक के अंतर्गत यानी कि जीएसआई मैपिंग के अंतर्गत आप लोग वहाँ पर ये जान सकते हैं। वहाँ पर आप लोग सर्च करेंगे तो आपको जीआईएस मैप के अंतर्गत आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर लोकेशन कैसी है, किस प्रकार की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आगे, देखिए आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो आपकी 7वीं यूनिट है, जिसमें एक टॉपिक रखा गया है जीपीएस टैगिंग। जीपीएस टैगिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, यानी कि ग्लोबल लेवल पर, बड़े स्तर पर, जहाँ पर हम लोग जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं जियो टैगिंग का नाम आपने सुना होगा। आप लोग देखते हैं कि डिफरेंट प्रकार के ग्लोबल लेवल पर हम लोग इंफॉर्मेशन को जो प्राप्त करते हैं, डिफरेंट टाइप के वीडियोज़ के अंतर्गत, डिफरेंट टाइप की लोकेशंस के अंतर्गत, वो सारी चीज़ें जीपीएस टैगिंग में रखी जाती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसे जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर क्या किया जाता है, आपने सुना होगा बहुत सारी जो जॉब्स होती हैं जिसमें इस प्रकार का क्राइटेरिया रखा जाता है, जिसमें आपको अपनी जो जीपीएस टैगिंग होती है उसको लोकेट करना होता है। तो उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके सिलेबस के अंतर्गत हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा एक टॉपिक यहाँ पर रखा गया है प्लांट आइडेंटिफिकेशन एप्स। आप लोग समझ रहे होंगे प्लांट आइडेंटिफिकेशन एप्स क्या हैं। प्लांट को आइडेंटिफाई करने वाले, प्लांट को पहचानने वाले जो एप्स होते हैं उनके बारे में बात की जाती है। ये जो एप्स हैं ये किसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जो सारे ऐप्स हैं वो सारे के सारे किसानों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान हैं, उनके खेतों में जो दिक्कत हो जाती है। क्या दिक्कत होती है, कोई रोग लग गया या फिर उसमें किसी रोग के लक्षण आ रहे हैं या उसमें कोई डेफिशिएंसी है, उन सारी चीज़ों को पहचानने के लिए डिफरेंट टाइप के ऐप्स को गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया जाता है और उसके द्वारा किसानों को बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन उन्हीं किसानों को फ़ायदा होता है जो इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन रखते हैं। कुछ ऐप्स हैं जैसे कि हम लोग जानते हैं प्लांट स्नेप का एक ऐप आता है, इसके अलावा प्लांटा नाम का एक ऐप आता है, इसके अलावा कुछ ऐप्स हैं लीफ स्नेप है
और अन्य कुछ हैं जिसमें गार्डन करके, गार्डन आंसर्स करके एक ऐप है। ये सारे ऐप्स हैं जो कि किसानों के लिए बहुत लाभकारी हैं, जो कि प्लांट आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्लांट आइडेंटिफिकेशन ऐप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर। आगे हम लोग देखिए बात करेंगे, एक लास्ट टॉपिक बचा है, इसको हम लोग 12वां क्वेश्चन बना सकते हैं। एस्थेटिक कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स। एस्थेटिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं? एस्थेटिक कैरेक्टर्स का मतलब होता है सौंदर्य परक लक्षण, यानी कि पौधों के कुछ ऐसे सौंदर्य परक या सजावटी जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। अब आप लोग जानते हैं बहुत सारे घरों में सजावटी पौधों को लगाया जाता है। बहुत सारे पौधे हमको अपनी ओर आकर्षित करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ को के द्वारा। उनका जो कलर होता है, उनका साइज जो होता है, उनकी जो महक होती है वो हमको आकर्षित करती है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका इंटरनल क्या होता है, बहुत ही खास होता है। इंटरनली रूप से वो हमको औषधि प्रदान कर सकते हैं, अन्य बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है बहुत सारे झाड़ियाँ आ सकती हैं, श्रब्स आ सकते हैं, श्रब ट्रीज जो होते हैं वो आ सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पर पढ़ा जा सकता है जो कि इस टॉपिक के अंतर्गत है। आप ये 12 जो क्वेश्चंस हैं, इन 12 क्वेश्चंस में से अगर आप टेक्सोनोमी के कंपोनेंट्स को तैयार करते हैं, बॉटेनिकल गार्डन्स को तैयार करते हैं, ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर को तैयार करते हैं, इसके अलावा बेंथम हुकर के क्लासिफिकेशन को तैयार करते हैं, किसी फैमिली में से आप किसी 3-4 फैमिली को तैयार करते हैं, तो अगर आप अभी तैयार कर सकते हैं, इतना तैयार कर सकते हैं, अभी इतना टाइम है, लेकिन आप मुख्य रूप से इतने क्वेश्चन तैयार कर ही लेना जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे, कुछ शॉर्ट नोट्स के बारे में भी बात करेंगे। देख लेते हैं, कुछ शॉर्ट नोट्स हैं। आप लोगों को पता है कि एग्जाम जो है लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट नोट की फॉर्म में आने वाला है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में यही क्राइटेरिया है। तो हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट नोट्स को। सबसे पहला यहाँ पर है हर्बेरियम। अब हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम को आप लोग जानते हैं। हर्बेरियम क्या होता है? प्लांट स्पेसिमेंस को कलेक्ट किया जाता है और उनको तैयार किया जाता है हर्बेरियम को, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिसर्च के अलावा बहुत सारे स्टडी के लिए ये हर्बेरियम हमको हेल्प करते हैं। हर्बेरियम आपको अलग अलग प्रकार के बोटेनिकल गार्डन्स में भी दिखाई दे सकते हैं और इनको बहुत ही खास तरीके से, हर्बेरियम जो सीड्स होती हैं उनको बहुत खास तरीके से तैयार किया जाता है। दूसरा जो टॉपिक है यहाँ पर शॉर्ट नोट है फ्लोरा कीज। फ्लोरा कीज क्या होती हैं? ये एक आइडेंटिफिकेशन के लिए एक इंडिकेटर होती हैं कि इस प्रकार के लक्षण होंगे तो इस प्रकार का जो है आइडेंटिफाई हम लोग इसको कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा बॉटेनिकल गार्डन है, इंग्लैंड में स्थापित किया गया है, इसके बारे में कभी कभी शॉर्ट नोट पूछा जाता है। इसके अलावा नेशनल बॉटेनिकल जो गार्डन है जो कि लखनऊ में स्थापित किया गया है, इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एक शॉर्ट नोट है स्टेप्स इन्वॉल्व इन हर्बेरियम टेक्निक्स। हर्बेरियम जो सीड्स होती हैं उसको, हर्बेरियम को तैयार करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक अपनाई जाती हैं, जिसमें उसको कैसे ड्राई किया जाए, उसको सुखाया कैसे जाए, उसको प्रेस कैसे किया जाए, बहुत सारे स्टेप्स जो है इन्वॉल्व होते हैं। उन सारे स्टेप्स को अगर आप तैयार करते हैं तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर ग्रीन हाउस की बात करेंगे, और ये जो ग्रीन हाउस है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला ग्रीन हाउस नहीं है, ये एक प्रकार के प्लास्टिक के द्वारा या कांच के द्वारा तैयार किए गए एक प्रकार के चैम्बर होते हैं, जिनके अंदर जो है मॉइस्चर को, टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। और इसमें बहुत सारी प्लांट की, फूलों की स्पीसीज को, बहुत सारी टमाटर की स्पीसीज को तैयार किया जाता है, जो कि लोगों के लिए इंडस्ट्रियल लेवल पर बहुत खास हो जाता है। इसके अलावा रूफ गार्डन क्या होते हैं? रूफ गार्डन एक प्रकार के सजावटी प्लांट्स होते हैं जो कि लोग अपनी बालकनी में, छतों के ऊपर लगाते हैं, वही रूफ प्लांट्स होते हैं। आप लोगों की जो 8वीं यूनिट है, एस्थेटिक कैरेक्टर्स वाली जो यूनिट है, उसमें बहुत सारे ऐसे गार्डन्स के बारे में बताया गया है जो कि सजावटी पौधों के तौर पर हम लोग उनको जानते हैं। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो गार्डन है वो है रूफ गार्डन। इसके अलावा यहाँ पर आपको डेल्टा के बारे में पढ़ना है। अब डेल्टा होता क्या है, इसके बारे में आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है।
एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो शॉर्ट नोट आप सभी लिखते हैं, ये जो शॉर्ट नोट हैं वो आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ से नंबर जो है आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको तैयार करना है। तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर जो है डेल्टा के बारे में। तो डेल्टा के बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। एक मिनट, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है कुछ। जी हाँ, स्टार्ट करते हैं। तो डेल्टा क्या होता है? ये जो है एक प्रकार का टेक्सोनोमिक डिस्क्रिप्टिव कंप्यूटर प्रोसेसिंग होती है, जो कि डेल्टा के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। यानी कि टेक्सोनोमिक प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? ये जो है टेक्सोनोमिक जो प्रोसेसिंग होती है भाई, टेक्सोनोमी की प्रोसेसिंग के बारे में जो जानकारी होती है, जो हमको जानकारी मिलती है, डिस्क्रिप्टिव जो नॉलेज मिलती है टेक्सोनोमी के बारे में, वो डेल्टा के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, जिसको कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज फॉर टेक्सोनोमी। डेल्टा का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज फॉर टेक्सोनोमी। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? इसके अलावा हम लोग यहाँ पर जो है एक बायोमेट्रिक्स के बारे में पढ़े। बायोमेट्रिक्स क्या होता है? आप लोग सभी जानते हैं बायोमेट्रिक्स क्या होता है। टीचर्स जाते हैं, कोई जॉब करता है तो वहां पर बायोमेट्रिक क्या होता है? बायोमेट्रिक लगा होता है। तो ये क्या होता है? एक आइडेंटिफिकेशन का एक क्राइटेरिया होता है, जो कि प्लांट्स के लिए भी, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म के लिए भी यूज किया जाता है। इसके अलावा जो यहाँ पर लास्ट शॉर्ट नोट रखा गया है, सेकेंडरी ग्रोथ मीडिया। अब आप लोग जानते हैं कल्चर मीडियम पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या किया जाता है? कल्चर कराया जाता है। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पोषण प्रदान करने के लिए, न्यूट्रिशन प्रदान करने के लिए, और बहुत सारी अन्य जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनको पहुंचाने के लिए सेकेंडरी ग्रोथ मीडिया का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इन सारे क्वेश्चंस में से 12 क्वेश्चंस आपके लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 10 क्वेश्चन आपके शॉर्ट नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को तैयार करते हैं तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे टॉपिक तैयार हो गए हैं, अगर आप इन टॉपिक्स को तैयार करते हैं। ध्यान रखिए, अगर आपको इन टॉपिक्स के किसी भी टॉपिक के अगर नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल इंडियंस बायोलॉजी हब के ऊपर जाकर जो है वहाँ पर सारे नोट्स अवेलेबल हैं। चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर के हों, सेकंड सेमेस्टर के हों, थर्ड सेमेस्टर के हों, किसी भी सेमेस्टर के हों, जूलॉजी बॉटनी जैसा सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो आप इंडियंस बायोलॉजी हब टेलीग्राम चैनल पर जाकर सारे नोट्स को डाउनलोड करके पीडीएफ फॉर्म में, अगर आप हिंदी इंग्लिश मिक्स में लिखते हैं तो वहाँ पर नोट्स अवेलेबल हैं, इंग्लिश में लिखते हैं तो आपको वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। सारे नोट्स वहाँ पर अवेलेबल करा दिए गए हैं। बहुत सारी पीडीएफ है, लगभग 500 से 600 पीडीएफ वहाँ पर अपलोड कर दी गई हैं, जो सिर्फ आपको वहाँ पर जाना है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये हमारी टीम काम कर रही है, बहुत एक्टिव तरीके से हमारी टीम कार्य कर रही है। आप इसको समझ के आपको सारी चीज़ें बहुत ही इजीली फॉर्म में अवेलेबल हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, इंडियंस बायोलॉजी हब को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है, जिससे कि आपको नए वीडियोज़ मिल सकें। थैंक यू सो मच।